कहते हैं दुबई जन्नत से कम नहीं। हर कोई टूरिस्ट को यही दिखाया और बताया जाता है कि दुबई दुनिया के कुछ खूबसूरत सितारों में से एक है। बुर्ज खलीफा, द दुबई मॉल, द पाम आइलैंड, दुबई फ्रेम, सब दुबई की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे बेस्ट बनाती है। दुबई की लग्जरी लाइफ, स्काई स्क्रैपर्स, ये सब लोगों को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए ये सब चीज़ें हर साल 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे खींच के ले आती है। दुबई is a well-framed net for all the peoples full of money, luxury lifestyle and riches. If you visit the Dubai, आप देखोगे कि कैसे एक रेत से भरे हुए डेजर्ट को यहाँ के रूलर्स ने इतना डेवलप किया जो आज हमें और आपको पता है। दूर दूर तक इमारतें ना दिखने वाला एक डेजर्ट कुछ ही सालों में इतनी प्रोग्रेस किया कि ये आज कुछ ऐसा दिखता है और हम इस दिखने वाले इल्यूजन पर बिलीव भी करते हैं, क्योंकि यहाँ कभी गरीबी, स्लम्स दिखाई नहीं जाती। एक ऐसी सिटी जिसके पास कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, वहाँ आज गरीबी कदम भी नहीं रख सकती है। ये कहानी है द सिटी ऑफ फेक इल्यूजन, दुबई की, और अंदर छुपे हुए गहरे राज की। आज पूरी वर्ल्ड दुबई को द सिटी ऑफ लग्जरी से जानते हैं। जब भी दुबई का नाम सुनते हैं तो बस ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ सालों पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों के पास खुद का पेट पालने के लिए पैसा नहीं था, रोड्स पर चलने के लिए रोड्स नहीं थे। ये सुन के शायद आप हैरान होंगे, दुबई एक बिजनेस सिटी, मेट्रोपोलिस सिटी ना होके एक मछुआरों का देश हुआ करता था। ऑलमोस्ट 90% लोग मछली से अपना पेट भरते थे। पर सवाल ये है कि इतनी गरीब देश आखिर इतना सब कैसे अचीव किया जितना आज हम देखते हैं, और ये अचीव करते क्या क्या गहरे राज छुपाए बैठे हैं। ये है शेख रशीद अल सईद बिन मखदूम, जिसने अपने रहते इस दुबई को गरीबी की चपेट से उठाकर वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बना दिया। शेख रशीद एक काफ़ी समझदार इंसान थे और वो ये समझते थे कि दुबई का झंडा पूरी दुनिया में लहराने के लिए दुबई का कंट्रोल उन्हें अपने हाथों में लेना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ 1958 में, जब पूरी दुबई शेख रशीद के अंडर थी। तब कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट डिसीजंस लिए गए थे। मिडल ईस्ट कंट्रीज में दुबई की लोकेशन काफ़ी एडवांटेजियस थी, जो शेख रशीद अच्छी तरीके से जानते थे। उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले दुबई क्रीक, जो दुबई में एक पोर्ट है, उसको अपग्रेड करवाना शुरू कर दिया। और बड़े जहाज भी आने वाले समय में वहीं पे आए और वहीं पे रुके। शेख रशीद इस काम के लिए इतना कॉन्फिडेंट थे कि ही टुक वेरी हाई रिस्क। खुद के पैसे खत्म होने के बावजूद भी उन्होंने लोन लेके पैसे लगाया। वो कहते हैं ना कि दिल और दिमाग ने ठान ली तो हर कुछ पॉसिबल हो जाता है। ये डिसीजन पूरा आर या पार का था। अगर सक्सेस मिली तो दुबई की तकदीर बदल जाएगी, और नहीं तो खुद की और दुबई की बर्बादी। और फॉर्चुनेटली समय के चलते ये क्रीक पोर्ट वाला प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बड़ी बड़ी जहाज़ें यहाँ से गुजरती थी और यहीं से दुबई की सक्सेस की कहानी कभी रुकी ही नहीं। इस टाइम पे मानो दुबई अपने प्रोग्रेस के पीक पर थी। शेख रशीद के मेहनत के साथ साथ किस्मत भी उसका साथ दे रही थी, और तभी खोज हुई तेल की। ये देखकर दुबई के सक्सेस के हौसले और ज़्यादा बुलंद होते हुए देखे। दुबई का तेल पूरी दुनिया में बेचने जाने लगा, और इसी से आने वाला पैसा पूरी तरीके से दुबई की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा था। ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स बनाने जाने लगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। सारे दुनिया के टॉप आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स को बुलाया गया था। पर इसके साथ एक मुसीबत दुबई के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, और वो थी शेख रशीद की डेथ। और उसी के साथ ये पता पड़ा कि दुबई में तेल की स्टोरेज है वो बहुत लिमिटेड है। पर शेख रशीद के डेथ के बाद ऐसा कौन है जो इस प्रोग्रेस को सामने ढकेलने वाला था, या फिर क्या दुबई फिर से बंजर रेगिस्तान में बदलने वाला था? अपने पिता के जाने के बाद ये सारी जिम्मेदारी संभाली मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने। उनके भी आंखों में अपने पिता जैसी ही चमक थी, और वो भी अपने शहर को बहुत बड़ा बनाना चाहते थे। अपने पिता की तरह ही अपना सब कुछ लगा देने के लिए तैयार थे, अपने सपनों के लिए, अपने मुल्क के लिए। आज हम जिस दुबई को देख पा रहे हैं, जितने स्काई स्क्रैपर्स है, जितने भी मोनूमेंट्स है, उनमें शेख मोहम्मद का ही दिमाग है।
शेख रशीद और बेटे शेख मोहम्मद को पता था कि देश में ऑयल रिजर्व्स काफ़ी कम है, इसीलिए दुबई ने नया पाथ चुना टूरिज्म बिजनेस का, लग्जरी ब्रांड्स का। आज जो कुछ भी है वो पूरे मखदूम फैमिली के लॉन्ग विजन की बदौलत है। मखदूम फैमिली ने ठान लिया था कि जो भी करेंगे वो दुनिया में अकेला होगा या फिर दुनिया में सबसे टॉप होगा। जैसे कि इमिरेट्स एयरलाइंस, दुबई मॉल, फरारी वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, पाम जुमेरा, ऐसे कई मोनूमेंट्स। जिस चीज़ की शुरुआत शेख रशीद ने की थी वो आज लगभग पूरा हुआ है। रिसेंटली सर्वे की माने तो दुबई इज 26th हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और दुनिया के टॉप 20 वेल्दीएस्ट सिटीज़ में भी आता है। दुनिया भर के लोग यहाँ बिजनेस करने आते हैं, दुबई की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। लेकिन क्या सच में दुबई इतनी हैप्पीएस्ट सिटी है जो हमें दिखाया जा रहा है? क्या सच में वो सब कुछ असलियत है? क्या है इसके पीछे के राज? दुनिया में हर पहलू के दो साइड होती है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव भी होती है और यही दो साइड इस दुबई की भी है, जिसे कई लोग जानते तो हैं पर दिखाते नहीं है या फिर किसी को पता नहीं लगने देते। दुबई के आलीशान होटलों के पीछे, नाइट क्लब, नाइट लाइफ, रिच लाइफस्टाइल के पीछे एक ऐसा सच है जो हमसे छुपाया जाता है। ये साइड है प्रोस्टिट्यूशन की, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, फोर्स्ड फेक लाइफस्टाइल की, वहाँ के किंग्स के अय्याशियों की, कंजेस्टेड और अनसेफ लेबर काम्स की, जिसके बदौलत आज ये दुबई का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। और ये सब अगर मीडिया में आ भी जाए तो इसे दबाया जाता है किसी आलीशान वर्ल्ड रिनाउंड इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ लेबर्स को इलीगली डिटेन किया जाता है। काफ़ी पहले दुबई में जाने वाले हर लेबर को एक ज्यूरिडिक्शन में रखा जाता था। उसके पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते थे ताकि वो कभी भाग ना सके। और इसके बाद उन्हीं लेबर्स के हाथों इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे, वो भी कड़ी धूप में, जहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50+ जाता है और 16-16 घंटे काम करवाया जाता है। ना उनके रहने के लिए अच्छी जगह दी जाती है, ना पीने के लिए सेफ वाटर। उन्हें पीने के लिए एक ट्रीटेड सीवेज वाटर दिया जाता है और ना ही खाने के लिए अच्छा खाना। लेबर्स से कई बार ज़बरदस्ती काम कराते हैं और ये सब लेबर्स मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जाती है। पर इन्हें भेजता कौन है? हम सभी लोग। हम ही लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ की लाइफ के बारे में। उन्हें एक उम्मीद देते हैं उनकी लाइफ एक बेटर प्लेस बनाने के लिए, उन्हें एक अच्छी लाइफ दिखाते हैं। पर दुबई की असलियत कुछ अलग ही है, जहाँ वर्कर्स को इलीगली बंदी बना के रखा जाता है, जहाँ उनसे काम करवाया जाता है। एंड दिस इज व्हाट द मॉडर्न स्लेवरी लुक्स लाइक। और फिर इसके नतीजे होते हैं सुसाइड्स। इंडियन एम्बेसी के पास 37 से 47 सुसाइड केसेस दर्ज होते हैं हर साल, पर एक्चुअल में ये केसेस करीब 670 के आसपास होते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं लगता है। एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द पिक्चर। लड़कियाँ, वुमेन्स, दुबई वुमेन्स के लिए अभी भी बिल्कुल अनसेफ है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खुद वहाँ के रूलर की बेटी प्रिंसेस लतीफ़ा, जो दुबई से भाग के ओमान के रास्ते गोवा पहुँच गई। उन्होंने ये कहा कि उनकी जान को खतरा था उन्हीं के पिता से। सिर्फ यही नहीं, 2019 में भी दुबई की शेख की बीवी प्रिंसेस हया बिन्त अल हुसैन अपने 2 बच्चों के साथ दुबई से भाग गई थी। जब यहाँ के प्रिंसेस खुद सेफ नहीं है तो अंदाज़ा लगाओ कि आम औरतें कैसे सेफ होंगी। कई कानून ऐसे हैं जहाँ आज भी वुमेन्स को दबाया जाता है, उन्हें असल्ट किया जाता है। काफ़ी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को ज़बरदस्ती लाया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं। कोई भी मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं जानते कि कब उनका नंबर आ सकता है। And of course, we do know they get paid to go in Dubai not for a real vacay, but for sex. And if you check, क्या ये सब कुछ सबको दिखा के भी कुछ फर्क पड़ने वाला है? ये सवाल एक ह्यूमैनिटी पे है। क्या दुबई के इस लग्जरी फेम, पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे इंसानियत को ही दबाया जाए? इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका दुबई के बारे में क्या राय है और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा दुबई के बारे में।
ऐसे ही रोमांचक भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।